Let's start with house property questions. Now, the first question: Mr. X owns one residential house in Mumbai. The house is having two identical units. For example, a ground floor है, first floor है. Identical units है. The first unit of the house is self-occupied by Mr. X, and another unit is rented for 8,000 per month. एक मिनट. पहले चीज, मिस्टर एक्स ओन्स वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई. उसके वो जो हाउस है, इट हैज टू आइडेंटिकल यूनिट्स. देन फर्स्ट यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर यूनिट इज गिवन फॉर रेंट फॉर 8,000 rupees per month. The rented unit was vacant for 2 months during the year. Now, if you remember, मैंने कुछ situations दिए थे whenever we were discussing the main provisions. तभी मैंने situations दिए थे. तभी situation में second situation ऐसा था where you have let out the property, but for some period the property is vacant. अभी सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 4 बहुत सिमिलर थे. सिचुएशन 2 क्या था? सिचुएशन 2 था, यू हैव गिवन द प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड for say for example 10 months, and 2 months, for 2 months the property is vacant. This is situation 2. Situation 4 क्या था? Situation 4 ये था that you have given the property for rent, say for example for 10 months, and for rest of the 2 months you are staying in that, which means for rest of the 2 months it is self occupied. वेकेंट मतलब भूत बंगला. सिचुएशन 2. सिचुएशन 4 मतलब वेकेंट नहीं है, उधर सेल्फ ऑक्यूपेशन हो रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड, दैट इज फॉर 2 months. सो 10 months तो दोनों केसेस में लेट आउट है, बट बाकी के 2 महीना क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो प्रॉपर्टी के साथ? इज इट वेकेंट और इज इट सेल्फ ऑक्यूपाइड? इफ इट इज वेकेंट, सिचुएशन 2. इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन इट इज सिचुएशन नंबर 4. ओके, ये सिर्फ पढ़ते पढ़ते मुझे समझ रहा है कि इस पे क्वेश्चन होगा, इसके लिए मैंने ये पढ़ा. ये बताया मैंने तुम लोग को. द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 आर एज फॉलोज. पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 आर एज फॉलोज. परफेक्ट है. स्टैंडर्ड रेंट इट इज 1,62,000 पर एनम. ठीक है, पर एनम के बारे में बात किया. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,90,000. फेयर रेंट इज 1,85,000. नाउ वी नो हाउ टू. अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे मिलेगा एक्सपेक्टेड रेंट. ठीक है. म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, विच वी रिड्यूस फ्रॉम व्हाट? विच वी रिड्यूस फ्रॉम GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है. उसके बाद लिया है लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 24B सेक्शन से मैं माइनस करूंगा. सेक्शन 24B ये है ये, एंड वो मैं माइनस करूंगा फ्रॉम माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू टू गेट द नेट एनुअल वैल्यू. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंपॉर्टेंट है. लीज मनी 1,200 per annum. Insurance charges 3,000 per annum. Repairs it is 12,000 per annum. Compute the income from house property of Mr. X for assessment year 22-23. Now we please understand one thing. Please understand one thing. ये जो दिया है ना, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, ये पूरे प्रॉपर्टी का दिया है. ये एक यूनिट का नहीं है. इट इज फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी आधा लेट आउट हो चुका है और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चुका है. एकदम परफेक्ट है. ओके, सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द टैक्सेबल अमाउंट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी. जो हाफ जो लेट आउट हुआ है ना, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे. नाउ इफ यू गेट सच क्वेश्चंस, देन हाउ विल यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन? ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम टैक्स में होता है, एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ यू. बेसिकली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी, आई शुड से, बिकॉज तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ लेक्चर्स देखते हो. सो प्लीज ऐसा मत करो. मेरे साथ नोटबुक निकालो, पॉज करो, नोटबुक निकालो, और उसके बाद मेरे साथ साथ ये सम हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक चीज समझते हैं. ओके, सबसे पहले क्या लिखना है तुझे? सबसे पहले लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम in the hands of कौन है? Mr. X for assessment year. ये प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, सो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 22-23. कुछ भी स्टार्ट करने के पहले पहले तुझे ये लिखना पड़ेगा. उसके बाद जस्ट डू वन थिंग.
ऐसा ना पूरा पेज खींच लो. Particulars, rupees, rupees. Now, as you know, there are going to be two parts of this particular answer. One is going to be for let out property, and the other one is going to be for self occupied property. तो इसीलिए मैं एकदम ऐसे ये करूँगा, लिखूंगा let out property. और ऐसे मस्त चकाचक अंडरलाइन करूंगा. ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे मैंने अंडरलाइन कर दिया. ओके. उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इफ आई हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, वो जो दिया है वो छोड़ दो. मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट. बराबर. ओके. बिफोर दैट, लेट आउट प्रॉपर्टी है, सो कितना परसेंट हाउस हाउस का कितना परसेंट लेट आउट है, 50% ना. I will just write 50% here so that I'll get a clarity कि कितना परसेंट लेट आउट है. ठीक है. मुझे सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, तो मैं इधर लिखूंगा एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मुझे क्या कंप्यूट करना पड़ता है. एक म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकंड MFS, F is fair rent, whichever is higher, then higher and standard rent, whichever is higher will come to expected rent. ये मुझे एक्सपेक्टेड रेंट मिला. आई विल कंपेयर दिस एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट. ठीक है ना. ये तेरा पहला जो स्केलेटन है वो स्केलेटन तो रेडी है. ठीक है. अभी म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है हम लोग को देखना है. म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिखाएगा. यस, इट इज रिटन 1,90,000. सो शुड आई राइट 1,90,000 हियर? I should not write 1,90,000 directly because 1,90,000 is for the entire house. Is for the entire house and this is one half, right? So मैं half पहले compute करूंगा. So 1,90,000 का 1,90,000 का half कितना था, कितना 85 नहीं कितना 95,000. 1,90,000 का half comes to 95,000. So I will go here and I will write 95,000. Then what is the fair rent? Fair rent किधर है? Fair rent 1,85,000. So 1,85,000 upon 2 comes to 92,500. Okay. Whichever is higher क्या आता है? 95,000. उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट किधर है? स्टैंडर्ड रेंट सबसे ऊपर 1,62,000. 81,000. विच एवर इज लोअर मतलब कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट. सी, सबसे पहले ये ऐसा, उसके बाद ऐसा, देन एक्सपेक्टेड रेंट विल कम टू 81,000. ठीक है. नाउ व्हाट इज माय एक्चुअल रेंट. या सो एक्चुअल रेंट के लिए उन्होंने क्या बोला था सबसे ऊपर, इट इज रेंटेड फॉर ₹8,000 पर मंथ एंड इट इज वेकेंट फॉर 2 months. सो बेसिकली सिचुएशन 2 में तुझे एक चीज देखना पड़ता है हमेशा. सिचुएशन 2 में तुझे हमेशा एक चीज देखना पड़ता है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंपेयर योर एक्चुअल रेंट विथ एक्सपेक्टेड रेंट, वो तो बराबर है. नाउ योर द पॉइंट इज ₹8,000 पर मंथ इंटू कितना, 2 months वेकेंट है मतलब इधर 10 आएगा. यस, 12 minus 2 is 10. परफेक्ट. तो इधर मेरा एक्चुअल रेंट कितना आया, माई एक्चुअल रेंट इज ₹80,000. नाउ इफ यू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, देन दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज आई एम फॉलोइंग अंडर सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2 में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर फॉर पार्ट ऑफ द ईयर योर प्रॉपर्टी इज वेकेंट, देन यू चेक वेदर योर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट. पॉइंट नंबर 1, I checked that point. ठीक है. Is my actual rent lower than the expected rent? Yes, it is 80,000 as compared to 81,000. The next is you check whether the actual rent is lower than expected rent due to vacancy.
ये 81 के नीचे क्यों है मेरा एक्चुअल रेंट? बिकॉज 2 मंथ्स के लिए वेकेंट था। सी एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना 12 महीने का कंप्यूट कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का कंप्यूट कर रहा हूँ, एक्चुअल रेंट में सिर्फ 10 महीने का कंप्यूट कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ मैं 1,000 का झोल नहीं कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ ये जो 81 वर्सेस 80 है ना, वो 80 क्यों है मेरा कम? बिकॉज मैंने 2 महीने का रेंट कंसिडर नहीं किया है। अगर 2 महीने का मैं रेंट कंसिडर करता ना तो 16,000 और बढ़ता, मतलब 96,000 होता। And that is why I'm telling this to the government: please do not consider 81,000 as my gross annual value, but please consider 80,000 as my gross annual value. Why? Because I'm falling under situation number 2, and in situation number 2 they have given, if your actual rent is lower than the expected rent due to vacancy, then do not consider your expected rent as GAV. Then what will be my GAV? My gross annual value is going to be 80,000 rupees. Okay, I will write it in the inner column only. 80,000 rupees. उसके बाद मैं माइनस करूंगा म्यूनिसिपल टैक्स। कितना है म्यूनिसिपल टैक्स? नीचे दिया होगा देख। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, पेड है तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अभी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 1,19,000, तो उसका सर 15% लूँ क्या? नहीं, 1,90,000 इज फॉर द एंटायर हाउस। मुझे हाफ लेना है भाई, मुझे हाफ लेना है। प्लीज इसमें सिली मिस्टेक्स मत करना। तो इधर का म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है देखना, इधर लिखा है, सीधा ये लिखो, 95,000 into 15% comes to 14,250. So I will reduce 14,250 from here, and I will get net annual value. And if I reduce it from 80,000 rupees, sorry, 80,000, it will come to 65,750. ये है मेरा नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद मैं दो चीज माइनस करता हूँ, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देखो, तुम लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, मूवी मत देखो। वाह वाह वाह, अमित सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या बात है, अमित सर को सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है, मैं तुम लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 65,750 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आता है? 65,750 का 30% कम्स टू 19,725। उसके बाद मैं और एक चीज डिडक्ट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ, किधर है भैया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? 1,500। शुड आई टेक 1,500? नहीं, आई शुड टेक हाउ मच? हाउ आई शुड टेक 750। बट ये क्या है? ये क्या है? पर मंथ। ये क्या है? पर मंथ। ये क्या है? पर मंथ। बाकी सब क्या है? पर एनम, पर एनम। और बाकी सब क्या है? पर एनम। और ये क्या है? पर मंथ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट पर एनम, इट इज पर मंथ। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगेन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 750 रुपीज इंटू 12. So 750 into 12 will come to 9,000 bucks. And if I reduce this, I will get the figure of 65,750 minus 19,725. So 65,750 19,725 minus 9,000. I will get the figure of 37,025. सी, दिस इज एग्जैक्ट 37,025। अभी तो आधा ही हुआ है भाई। अभी मेरा मेरा क्या बाकी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बाकी है। तो इधर मैं रोमन 2 लिखूंगा। इधर क्या था? एक्सपेक्ट लेट आउट ना, इधर क्या लिखूंगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये भी 50%। So can I say if it is self-occupied, the net annual value is going to be 0?
नेट एनुअल वैल्यू, पूरा लिखो पूरा लिखो पूरा लिखो, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 0। उसके बाद सीधा कहने से एक ही डिडक्शन आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहले आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये पूरा लिखना तुम लोग एग्जाम में, ये पूरा आएगा नील। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था रे, 9,000 रुपीज। And this is how I will get the figure of a loss of 9,000 rupees, and I will get, ऐसे लिखने के बाद ना ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करो और नीचे लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग गलत आ रहा है, थोड़ा नीचे जम नहीं रहा है मुझे। हाउस प्रॉपर्टी कितना आता है, 37,025 माइनस 9,000 शुड कम टू 29,025। ओके करेक्ट है क्या है, अरे हाँ सॉरी 9,000 है ना, 8,000 नहीं है, 29 नहीं 28। क्या कर रहा है अमित भाई। सो कितना आएगा आंसर, 28,025। यस परफेक्ट आया एकदम। दिस इज हाउ वी आर डन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। और तुझे समझा क्या कि दिस इज हाउ यू शुड डू द क्वेश्चंस। तुझे पहले ना देख, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। ओके ओके, बिफोर दिस सर, व्हाट इज टू बी डन विथ दिस लाइट एंड वाटर चार्जेस, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस? कुछ नहीं, जो तुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला ना 30% का, वो 30% यही सब कवर करता है। और इसीलिए सिंस वी आर गेटिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन एडिशन टू दैट। वी गेट ओनली टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन, एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड द सेकंड वन इज क्या है बोलो फटाफट, सेकंड वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये छोड़ के कुछ भी तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके, तो ये जो है वो उन्होंने टाइम पास किया है, ये इग्नोर मारने का सीधा, ये इग्नोर मारने का, ये इग्नोर मारने का। पीछे कुछ है क्या, रिपेयर, ये भी इग्नोर मारने का। Ignore, because we have already see, if we have to ignore something ना, we need to be very confident in the exam that we have to ignore this, because हम लोग को बहुत डर लगता है, अरे छोड़ के कैसे जाए, इतना आईसीआई ने मेहनत करके टाइप किया, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस प्रोविजन आई नो एंड दिस आई वांट टू इग्नोर, आई विल इग्नोर। ठीक है, ओके। सो यस, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाई एम आई सॉल्विंग एवरीथिंग along with you, because the thing is I wanted to understand how the process flows, how to read the question, उसके बाद पहले किधर जाने का, क्या लिखने का, ये सब कुछ चीज़ें ना तुम लोग ने मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस दो तीन क्वेश्चन जो भी कुछ लूंगा, वो दो तीन क्वेश्चंस मेरे साथ करो, सो तुझे समझेगा कि कैसे आगे के क्वेश्चंस करने, देन यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये करे क्या, ये करता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, Mrs. Rohini Ravi, a citizen of the USA, is a resident and ordinary resident in India during the financial year 21-22। ठीक है, मिसेस रोहिणी रवि है, शी इज a citizen of USA and she is a ROR during financial year 21-22। She owns a house property at Los Angeles, she owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence। ठीक है, वो रेसिडेंस के लिए यूज करती है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000। द वैल्यू ऑफ 1 USD may be taken as 75। ठीक है, she took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/2021, which is used for self occupation while she is in India। मतलब वो तो इतनी अमीर है कि वो उसका यूएस में भी घर है और उसने चेन्नई में भी एक फ्लैट लिया। The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31/3/2022। कैसा 7 months? Because think ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये क्या था,
ये मैंने क्या गिना, ये मैंने गिना वो कितने दिन तक इधर थी, मतलब शी टुक द ओनरशिप ऑन 1/7। 1/7 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये तो 9 महीने हुए। उसने पोजेशन 9 महीने पहले लिया, पर शी वॉज स्टेइंग विथ हर, शी वॉज स्टेइंग इन दैट हाउस ओनली फॉर 7 months. Okay, the flat was used by her for 7 months only during the year ended 31/3/2022. The municipal valuation is 3,84,000 per annum, and the fair rent is 4,20,000. She paid the following to the Corporation of Chennai: property tax and sewerage tax. She had taken a loan from Standard Chartered Bank in June 2019 for purchasing this flat. मतलब ये फ्लैट परचेस करने के लिए उसने कुछ लोन लिया था, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एज अंडर. Period prior to 1/4/2020 is something, 1/4/2021 is something, 1/4/21 to 36/2021 it is something, and 1/7/2021 to 31/3/2022 it is something. Now understand, ये नीचे का पार्ट हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऊपर क्या दिया है. ऊपर उसने दिया है कि मिसेस रोहिणी रवि करके कोई है, वो सिटीजन ऑफ यूएसए है. शी हैज वन फ्लैट इन यूएसए एंड शी हैज परचेस्ड अनदर फ्लैट इन चेन्नई. ठीक है, शी हैज परचेस्ड दैट फ्लैट ऑन 1/7/2021. शी यूज्ड दैट फ्लैट ओनली फॉर 7 months. ओके, द थिंग इज, इधर न उन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका एनुअल वैल्यू 20,000 पकड़ो, एंड पाउंड्स विल बी कंसिडर्ड एज 75, मतलब एक, सॉरी, एक यूएसडी विल बी, 1 USD विल बी कंसिडर्ड एज ₹75. सी, अंडरस्टैंड, a person can have two self-occupied properties, and she is having exactly two self-occupied properties. And if you have two self-occupied properties, तुझे कुछ भी ना deemed to be let out property तेरा नहीं माना जाता, और इसके लिए वो जो दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास है वो दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. मतलब दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज का एनएवी इज गोइंग टू बी जीरो. अगर एनएवी जीरो है तो तू बता ये इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है. अगर एनएवी जीरो है तो तू ही मुझे बता ये इंफॉर्मेशन का कुछ फायदा है क्या. एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज माई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फर्स्ट. सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज चेन्नई प्रॉपर्टी. उसका भी उन्होंने टाइम पास क्या किया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है. इससे क्या होगा, इससे तुम लोग कुछ करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, थिंकिंग कि कुछ तो होगा ही अंदर. अरे भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तुझे दोनों चीजें क्या करनी है, इग्नोर करनी है. तुझे दोनों चीजें इग्नोर करनी है. अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, पक्का एकदम. ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि शी हैज पेड सम टैक्सेस टू कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, मतलब अपने इसके जैसा म्यूनिसिपल टैक्सेस है ये. अरे बट म्यूनिसिपल टैक्सेस में क्यों कंप्यूट करूं अगर मेरा एंटायर एनएवी इज जीरो. एंड दैट इज व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस. बराबर है कि नहीं, एकदम यूजलेस है. ओके, उसके बाद ठीक है, जो दोनों दोनों का मुझे क्या मिलेगा, दोनों का एनएवी जीरो मिलेगा. अभी दोनों का सिर्फ एनएवी जीरो मिला है. आगे पढ़ता है. उसने कुछ लोन लिया था फॉर परचेसिंग द चेन्नई फ्लैट. अभी ये चेन्नई फ्लैट का पोजेशन कभी मिला, ओनरशिप एंड पोजेशन, 1/7/2021. 1/7/2021. अभी उनको इधर क्या बोलना है मालूम है, देख, पीरियड, तीन तीन पॉइंट्स दिए उन्होंने. अभी इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है, इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/21 टिल 31/3/22. बराबर है. अभी जस्ट रिमेंबर, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कभी लगता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. ओके, यू विल से सर 1/7/2021 के पहले वाला. नहीं भाई, 1/7/2021 को अगर पोजीशन मिला होगा तो वो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे कंसिडर कौन सा था, वो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे था 1/4/2021. और इसके लिए वॉट एवर इंटरेस्ट विच वॉज अक्रूड ड्यूरिंग दिस पीरियड will be considered as pre-construction interest, and pre-construction interest in my case is going to be how much, 49,200. This is pre-construction interest. And what is post-construction interest? My post-construction interest is 50,800 plus 1,31,300. 50,800 plus 1,31,300.
सो ये मेरा क्या बन जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सो मैं ऐड करता हूँ और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1,82,100। दिस इज माई वॉट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अभी ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। अभी मुझे आगे क्या पूछा है देखते हैं। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर विच वॉज सोल्ड इन मार्च 2018। 2018 में कुछ सेल किया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी हैज रिसीव्ड अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 60,000 रुपीज इन मार्च 2022। मार्च 2022 में उसको क्या मिला, अरियर्स ऑफ रेंट मिला, मतलब रेंट उसको मिला। याद है क्या, कुछ सेक्शन था, सेक्शन नंबर 25A करके, और वो सेक्शन 25A में बोला था कि uh, uh, if you receive any arrears of rent in a financial year, it will be taxable in the year of receipt. It will be taxable in the year of receipt. तो वो रिसीट कौन से ईयर में मिला, रिसीट कौन से ईयर में हुआ, रिसीट हुआ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, मतलब ये करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे ये साल में उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, 60,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोहिणी रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अभी तुझे क्या करना है और कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्यूट द टैक्स फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्यूट द टैक्स फॉर द यूएस प्रॉपर्टी। यूएस प्रॉपर्टी का क्या टैक्स होगा, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, and there is no interest on borrowed capital on that, so entire thing is going to be zero for US property. अभी चेन्नई प्रॉपर्टी का क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो, माइनस माई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 49,200 में सीधा उठ के नहीं लूंगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बिकॉज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का क्या मिलता है मुझे, सिर्फ 1/5 का डिडक्शन मिलता है, सिर्फ 1/5 का डिडक्शन मिलेगा, एंड दैट इज वाई 49,200 अपॉन 5 करूंगा मैं, 49,200 अपॉन 5 विच गिव्स मी 9840। सो 9840 प्लस 182,100, इसका अगर मैंने ऐड किया तो आई विल गेट द फिगर ऑफ 1,91,940। इतना मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सी देख, मैं एक बार पढ़ता हूँ आंसर तेरे लिए। सिंस द असेसी इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, हर ग्लोबल इनकम वुड फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, मतलब जितना ग्लोबल इनकम है पूरा टैक्स हो जाएगा। सो इनकम अर्नड इन इंडिया एंड इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, एंटायर थिंग विल बी टैक्सेबल। She possesses a self-occupied house at Los Angeles and Chennai. She can take a benefit of nil annual value in respect of both the house properties. As regards the Bangalore house, arrears of rent will be chargeable to tax as income from house property in the year of receipt under section what मैंने अभी बोला 25A. It is not essential. Okay, first of all मुझे जब भी 60,000 का बेनिफिट, 60,000 का इनकम लगेगा मेरे हाथ में टैक्स, मुझे डेफिनेटली स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, डोंट फॉरगेट दिस। Okay, it is not essential that assessee should continue to be the owner. 30% of the arrears of rent shall be allowed as deduction. मतलब ये standard deduction under section कौन सा है, sorry, under section 24 क्या कर रहा है अमित, 24 Rules. Okay. Accordingly, the income from house property of Mrs. Rohini Ravi for assessment year 22-23 will be as under. ये पूरा पहले किया लॉस एंजलिस का कंप्यूटेशन, उसके बाद किया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन, एंड उसके बाद किया अरियर्स ऑफ रेंट का कंप्यूटेशन। अभी ये तो मैंने सिर्फ दिखाया, पर हम लोग अभी देखेंगे कि प्रेजेंट कैसे करना है। देख, मैं तुम लोग को पहले ही बोला था, इफ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ, क्या रविशंकर, क्या था नाम, क्या है, रोहिणी रवि। ओके, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ऐसा मस्त चक चक लाइन मारो।
मतलब तुम लोग वाला लाइन नहीं, ये पेपर वाला लाइन। ऐसा करने के बाद मैं इधर भी नीचे खींचूंगा, ये भी नीचे खींचूंगा। उसके बाद आई स्टार्ट राइटिंग पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मैं फर्स्ट लिखूंगा एल ए, सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अदर नेट एनुअल वैल्यू नील, आउटर कॉलम। सेकंड, चेन्नई। This is also self occupied. Your net annual value is equal to nil. Less deductions under section 24. Then A, 30% standard deduction, nil. B, interest on borrowed capital. इसके लिए लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अभी नीचे जगह छोड़ेंगे एंड इमीडिएटली विल राइट द वर्किंग नोट। Pre-construction period till 31/3/2021. Post construction period post 1/4/21. Interest allowable as deduction. Point number 1 कितना था? 49,200. Pre-construction interest 49,200 upon 5 कितना था? 9840. Post construction interest 131,300, 5,800. $5,800. Then I'll get the figure of 1,82,100. Ultimately, I will get the figure of 1,91,940. So I will take this figure here and I will write the figure here as loss 1,91,240. Is it perfect? 240, sorry, 940. Okay, then this is my Chennai property. Then third one is arrears, no? Arrears of rent. Section 25. I hope you're writing along with me. Rent received in March 22 is how much?
60,000 less deduction under section 24. Always have this habit of writing. Then you write A, standard deduction under section, standard deduction at the rate of 30%. That is 18,000. So my figure is going to be 42,000. 149 940. इसका पूरा आंसर कितना आएगा मेरा? 149 940. Okay, so this is how you will present your answer of house property. So we discussed two questions of from income from house property. Okay,